आधार पर हम इसे दो प्रकार में बांटते हैं। क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, कहा गया है कि दिशा एवं स्थायित्व के आधार पर, दिशा एवं स्थायित्व के आधार पर जेट धारा को दो प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? दो प्रकार में। ठीक है, इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि दिशा और स्थायित्व के आधार पर हमने जेट धारा को दो प्रकार में बांट दिया। अब देखते हैं ये दो प्रकार क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा कि पहले को कहा गया है पछुआ जेट धारा, पछुआ जेट धारा। ठीक है, अब पछुआ जेट धारा का मतलब क्या है बच्चे? याद रखिए, पहले तो ये स्थायी है, याद रखिए, और स्थायी है और ये वर्ष भर चलती है। ये जेट स्ट्रीम की खूबी है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि जेट स्ट्रीम स्थायी होता है और वर्ष भर चलती है। वो कौन सा जेट स्ट्रीम है? पछुआ। यानी जब हमने जेट स्ट्रीम को बांटा और जब पछुआ जेट स्ट्रीम निकला तो हमने देखा एक तो ये स्थायी है और ये क्या है बच्चे? वर्ष भर चलती है। और किस दिशा से किस दिशा में चलती है? तो इस बात को याद रखिएगा कि यह पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब चलती है। इस बात को भी याद रखना है कि जो पछुआ जेट पवन है वो किधर से किधर चल रही है? वो चल रही है पश्चिम से पूरब। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे जेट पवन पे। बच्चे जो दूसरा जेट पवन है हम उसे कहते हैं पूर्वा जेट धारा, पूर्वा जेट धारा। पहले याद रखिए, जो पूर्वा जेट धारा है वो क्या होता है? वो स्थायी अस्थायी होता है। देखिए बच्चे, पूर्वा जेट धारा क्या होता है? अस्थायी होता है और ये किसी ऋतु विशेष में चलता है। यहीं पर अंतर कर लेते हैं, ये किसी ऋतु विशेष में चलता है। स्पष्ट है? अच्छा, ऋतु विशेष में चलता है और किधर से किधर चलता है? तो देखिए पूर्वा लगा है तो याद रखिएगा कि ये चलता है पूरब से पश्चिम। ये उल्टा चल रहा है बच्चे, पूरब से पश्चिम चलती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि पछुआ जेट धारा स्थायी है, वर्ष भर चलती है और पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। लेकिन पूर्वा जेट धारा को देख रहे हैं, ये अस्थायी है, ये किसी ऋतु विशेष में चलती है और किधर से किधर चल रही है? पूरब से पश्चिम की ओर। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर सभी लोग केयर कीजिए कि जो पूर्वा जेट धारा है, ठीक है, यहां देखिए, ये जो पूर्वा जेट धारा है वो कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का, जो हमें पढ़ना है। देखिए, पहले को हम कहते हैं विषुवत रेखीय जेट धारा, विषुवत रेखीय जेट धारा। देखो एकदम सिंपल है और बहुत इजी है इसको याद करना। दूसरा है उष्ण उपोष्ण जेट धारा। याद रखिए ये सब पछुआ में आता है, ठीक है। और तीसरा है ध्रुवीय जेट धारा, ध्रुवीय जेट धारा। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा कि पछुआ जेट धारा तीन प्रकार के हैं। पहला विषुवतीय जेट धारा, दूसरा उष्ण उपोष्ण जेट धारा और तीसरा ध्रुवीय जेट धारा। आ गया समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि जो पछुआ जेट धारा है वो ये तीन प्रकार के हैं और पूर्वा बच्चे उसमें कोई प्रकार नहीं है। पूर्वा एकमात्र है जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वा जेट धारा कहते हैं। यहां आपने पूरी बात समझ लिया। चलिए अब हम इसमें से एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और देखिए ये बहुत इजी है, तरीका भी बहुत इजी है, जो मैंने पहले सिखाया है बस उसी को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले विषुवत रेखीय जेट धारा को पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा जेट धारा के लिए, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप सभी बच्चे भूलेंगे नहीं, मैं नोट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। याद रखना है आपको कि ये जो जेट धारा है, ठीक है, जेट धारा जलवायु, ऋतु एवं मौसम को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जलवायु ऋतु एवं मौसम को प्रभावित करता है। आप ये मत सोचना बच्चे कि जो जेट धारा है ये ऊपरी वायुमंडल में चलता है तो ये कुछ नहीं करेगा। जी नहीं, आपको याद रखना है कि जेट धारा जलवायु ऋतु और मौसम को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये जेट धारा की खूबी है, इसलिए मैंने आपको नोट में बता दिया कि जेट धारा की खूबी है कि जेट धारा जलवायु को भी प्रभावित करेगा, ऋतु को भी प्रभावित करेगा और मौसम को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं और सबसे पहले जो मैं आपको जेट पवन पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, वो है आपका विषुवत रेखीय जेट धारा। इनके इंट्रोडक्शन को जानेंगे बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना। आपके क्वेश्चन वहीं से डेवलप होते चले जाएंगे। पहले मैं ये मिटा दूं, ओके। पहला है विषुवत रेखीय जेट धारा। याद रखिए हम पछुआ में पढ़ रहे हैं। पहला है विषुवत रेखीय जेट धारा। पूरी बात समझ में आ गई ना। अब बच्चे प्रश्न है कि विषुवत रेखीय जेट धारा कहां चलती है, कहां बहती है। तो पहले आपको क्या दिमाग में आया कि ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ही तो बहेगी। तो विषुवत रेखीय जेट धारा भी बच्चे क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में ही इसे बहना है, लेकिन हमें पता करना है कि कैसे आया और कहां से आया। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था, सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या बना दिया मैंने, सूर्य। तो मैंने कहा था ना 0 डिग्री पर सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है, टेम्परेचर हाई होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा और जमीन पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। लेकिन जब ये हवा ऊपर उठेगी बच्चे तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में इकट्ठा होगी, और जैसे ऊपरी सीमा में इकट्ठा होगी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और उसके सामने अगर कहीं पर भी लो प्रेशर हुआ बच्चे, तुरंत ये हवा जेट के समान बहना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। देखिए यही है विषुवत रेखीय जेट पवन। क्लियर हो गया। यानी जहां एलपी मिला तुरंत ये आगे की ओर बढ़ गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखीय जेट धारा का जन्म कैसे होता है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और उष्णाद्र हवा तेजी से ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के कारण ऊंचाई पर उच्च दाब बना देती है। ठीक है, यहां देखिएगा बच्चे, बहुत इजी है, याद रखेंगे। विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी, विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने से तापमान बढ़ने से, सीधी पड़ने से तापमान बढ़ने से उष्णाद्र हवाएं तेजी से संवहनीयता, मैंने बताया था ना गर्म हवा ऊपर उठती है तो संवहनीयता कहते हैं। तेजी से संवहनीयता बढ़ने, उष्णाद्र हवाएं तेजी से संवहनीयता से ऊपर उठती है, तेजी से संवहनीयता से ऊपर उठती है एवं उच्च दाब बनाती है, ऊपर उठती है एवं उच्च दाब बनाती है। पूरी बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चे, ग्राफिंग में मैंने आपको यही दिखाया है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ी, जैसे सीधी पड़ी तापमान बढ़ा, उष्णाद्र हवाएं तेजी से संवहनीयता से ऊपर उठी, और ऊपर उठी तो क्या बना दी, उच्च दाब बना दी। और बच्चे जैसे उच्च दाब बना दिया, इसी ऊंचाई पर अगर निम्न दाब मिला तो बस तुरंत ये जेट धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। तो आप भूलेंगे नहीं कि इसी ऊंचाई पर लो प्रेशर होने से तुरंत हवा लो प्रेशर की ओर बढ़ जाती है। क्लियर है। फिर देखिए, इसी ऊंचाई पर
इसी ऊंचाई पर, ठीक है, निम्न दाब होने के कारण, निम्न दाब, और निम्न दाब किस तरफ है? पूरब की तरफ, तभी तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी। देख रहे हैं ना बच्चे, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, यानी इधर वेस्ट है और इधर क्या है? ईस्ट है। तो याद रखिएगा निम्न दाब किधर है? पूरब की तरफ। तो इसी ऊंचाई पर निम्न दाब होने के कारण, इसी ऊंचाई पर निम्न दाब होने के कारण, क्लियर है? होने के कारण यह बहने लगती है। यह क्या होती है बच्चे? बहने लगती है। देख रहे हैं, बस यही जानना है और आपको कुछ भी नहीं जानना, क्लियर है? तो याद रखिएगा उच्च दाब बनाती है और इसी ऊंचाई पर निम्न दाब पूरब की ओर होने के कारण ये क्या होती है? बहने लगती है। और बच्चे हमें तुरंत विषुवत रेखीय जेट स्ट्रीम मिल जाती है। और एक बात याद रखिएगा कि ये भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इधर उधर खसकने लगती है। स्पष्ट है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब क्या होता है कि इसके प्रभाव में बच्चे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे की तरफ क्या होती है? उठने लगती है और बैठने लगती है। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बच्चे, याद रखेंगे। यहां पर नोट में सभी लोग देखिए, मैं अभी कुछ लिखवा रहा हूं नोट में बच्चे, मैंने आपको लिखवाया है ITCZ। थोड़ा हम इसे समझेंगे। ITCZ क्या है? याद रखिएगा बच्चे, ITCZ को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और आप इसी को हिंदी में कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि 5 डिग्री लैटिट्यूड से, याद रखना बच्चे, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड से 12 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड साइड अक्षांश के बीच होता है। तो बच्चे मैंने नोट में आपको लिखवाया है कि एक ITCZ भी होता है। ठीक है, ITCZ को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के क्या होता है? बीच होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब विषुवत रेखीय जेट स्ट्रीम क्या करती है बच्चे? वो बहती है तो वो इस पर प्रभाव डालती है। देखिए, पहले इस बात को याद रखिएगा कि जो ITCZ है वो 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के बीच बहता है, क्लियर है? और जब ये हवा बहती है जेट स्ट्रीम, तो वो इस ITCZ पर क्या करती है? प्रभाव डालती है। देखिए कैसे, एक बात याद रखिएगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। यहां तक आपने सब लिखा, और देखिए कैसे हम ITCZ, इसका प्रभाव ITCZ पर दिखाएंगे। आपको बस बच्चे इतना जानना है, इसी से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए सभी लोग, पहले मैं ये मिटा दूं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सूर्य उत्तरायण है, ऐसे देखिए बच्चे, सूर्य क्या है? उत्तरायण है, उत्तरायण है। ठीक है, तो जब अगर सूर्य उत्तरायण है तो मैंने सिखाया था ना कि जेट उत्तर की ओर खिसक जाएगा। जेट क्या होगा? उत्तर की ओर खिसक जाएगा, क्लियर है? उत्तर की ओर खिसक जाएगा। तो यह, अब याद रखिएगा बच्चे, तो यह ITCZ को भी खिसका देता है। ITCZ को भी क्या करता है बच्चे? खिसका देता है। और तब ITCZ 5 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री तक चला जाता है। देख रहे हैं बच्चे, याद रखना है कि तब ITCZ क्या होता है? 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चला जाता है बच्चे, क्लियर है? और याद रखेंगे कि जब 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चला जाता है तो वो गर्मी का वक्त होता है। और जैसे जब ITCZ खिसक जाता है तो बच्चे मॉनसून आने लगता है। क्या आने लगता है? मॉनसून आने लगता है। और बच्चे जरा केयर कीजिए, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको भारत का नक्शा बनाया, क्लियर है? यहां समझिए, तो ये देखिए, ये कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच बहती है,
ये देखिए कर्क रेखा है और ये क्या है 0 डिग्री। तो अगर सूर्य उत्तरायण है इसका मतलब है सूरज किस पर है कर्क रेखा पर, तो जेट स्ट्रीम ऊपर की ओर खिसक जाती है। तो याद रखिएगा बच्चे कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जेट स्ट्रीम वो जो ITCZ है वो 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री अक्षांश के बीच है। तो क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये ITCZ भी ऊपर की ओर खिसक जाता है और ITCZ बच्चे एकदम इस तरह हो जाता है। देख रहे हैं, अगर उस तरह हो गया ITCZ तो ITCZ भी कहां पहुंच जाता है 30 डिग्री तक पहुंच जाता है बच्चे। देखिए यह मैंने डॉटेड में बना दिया कि वो 12 डिग्री लैटिट्यूड होता है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो ये जो ITCZ है ये ऊपर की ओर खिसक कर पूरे उत्तर भारत को कवर कर लेता है और जैसे उत्तर भारत को कवर करता है बच्चे तुरंत भारत में क्या आने लगती है, मॉनसून आने लगती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस जेट स्ट्रीम का प्रभाव जो है हमारी ऋतु पर भी पड़ता है बच्चे, यानी कि मॉनसून पर भी पड़ता है। तो हो सकता है अगर आपसे ऐसे भी सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे हाँ निश्चित मॉनसून पर भी ये क्या करती है, आपको प्रभाव डालती है। क्लियर है। और बच्चे देख सकते हैं इस तरह क्या होता है, मॉनसून आने लगता है। लेकिन मान लीजिए जब सूर्य दक्षिणायन हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, तो फिर ये दक्षिण की ओर खिसक जाएगा और भारत के ऊपर से मॉनसून आना बंद हो जाएगा। इसीलिए बच्चे आपने केयर किया होगा कि जाड़े की ऋतु में भारत के ऊपर जो है मानसूनी पवनों से वर्षा क्या होती है, नहीं होती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम समझते हैं दूसरे जेट स्ट्रीम को। बस इतना याद रखिएगा बच्चे, आप अपने आप झट से आंसर बना लेंगे, इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। क्लियर है ना। अब हम दूसरे जेट स्ट्रीम पर आते हैं और देखते हैं कि दूसरा जेट स्ट्रीम कैसे बनता है। और दूसरा जेट स्ट्रीम है बच्चे, उसका नाम है उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम। क्लियर है। यहां देखिए उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम। क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम कहां है, तो वो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के ऊपरी क्षोभ सीमा पर। क्लियर है। आप भूलेंगे नहीं, मैंने सब क्षोभ मंडल की बात की है, तो ऊपरी क्षोभ सीमा पर है। इस बात को याद रखिएगा कि उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम कहां पर बहती है, तो हम कहेंगे ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों गोलार्धों में बहती है और ऊपरी क्षोभ सीमा पर बहती है। इस बात को नहीं भूलिएगा। उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड जो है बच्चे उसके ऊपरी क्षोभ सीमा पर बहती है। क्लियर है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस पर भी उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है। मैंने सबके लिए कहा है, फिर भी मैं लिख देता हूं कि उत्तरायण एवं दक्षिणायन का प्रभाव पड़ता है। और ये सब मैंने आपको वायुदाब पेटी में सिखाया है, आप रिवीजन कीजिएगा। उत्तरायण एवं दक्षिणायन का क्या पड़ता है बच्चे, प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्रभाव है ये कितना है, 5 डिग्री अक्षांश का है। यानी अगर उत्तरायण है तो वो 35 से 40 हो जाएगी और दक्षिणायन है तो 25 से 30 हो जाएगी। तो 5 डिग्री का ही खिसकाव होता है। ठीक है, क्योंकि ये तापमान को फॉलो करती है। चलिए अब एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये इसी समय जो है ऊपरी वायुमंडल में ये प्रभावित होती है। और मैंने क्या कहा था कि ये पश्चिम से पूरब की ओर ही प्रवाहित होती है। क्लियर है। ये मैंने पहले ही कहा है, तो याद रखेंगे कि यहां पर भी ये क्या होता है, यहां के उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहां भी वही बात है बच्चे, उच्च दाब से निम्न दाब। और निम्न दाब किस दिशा में बनता है, पूरब की ओर। तभी तो हम कहेंगे कि की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तभी तो ये पछुआ होगा, क्योंकि ये किधर से किधर चलता है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो उच्च दाब किस दिशा में बनेगा, उच्च दाब बन जाएगा बच्चे पश्चिम दिशा में, और वहां से क्या होने लगेगा, ये प्रवाहित होने लगा। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम इसे देखें कि उत्तरी गोलार्ध में ये पॉजिटिवली कहां से होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि यहां पर आखिर ये हवा कैसे आई। ठीक है, तो देखिए जब मैंने आपको वायु दाब पेटी पढ़ाया था, यहां देखिए तो ये 0 डिग्री बताया था। और बच्चे यहां पर मैंने आपको 30 से 35 ये भी बताया था, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। और ये क्या था, 0 से 5,
ये था आपको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है सालों भर सीधी पड़ती है, तो हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने सूर्य बना दिया और सूर्य की रोशनी यहाँ सीधी पड़ी तो गर्म हवा ऊपर उठी। तो मैंने कहा था ना, एक इधर जाकर यहाँ बैठ गई और एक इधर जाकर यहाँ बैठ गई 30 से 35 पर, यही कहा था। तो जो यहाँ पर पहुंची थी, तो यहाँ पर हवा पहुंची थी तो हाई प्रेशर बना। ये भी हवा जब यहाँ पहुंची थी तो क्या बना, हाई प्रेशर। तो इन हवाओं के यहां से ऊपर उठकर दोनों ओर जाने पर जब इकट्ठा हो गई तो ऊपरी वायुमंडल में दोनों तरफ क्या बन गया, हाई प्रेशर। और जब ऊपरी वायुमंडल में दोनों तरफ हाई प्रेशर बन गया बच्चे, अब ये लो प्रेशर की ओर क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। तब हम इसे क्या कहते हैं, उष्ण उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में बहेगी तो ये वर्ष पर्यंत, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन अगर आप इसको उत्तरी गोलार्ध में पॉजिटिवली देखें कि ये कहां पर ज्यादा एकदम प्रभाव से आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा, यहां देखिए उत्तरी गोलार्ध में, मैं इसको शो कर दे रहा हूं कि ये उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्पष्ट या सर्वाधिक जो प्रकट होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रकटीकरण दक्षिण यूरोप, क्लियर है बच्चे। उसके बाद उत्तरी भारत, यानी दक्षिण यूरोप से उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी एशिया तक इसका प्रकटीकरण बहुत जबरदस्त है। तो देखिए, तभी तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रकटीकरण कहां से है, दक्षिण यूरोप, उत्तरी भारत और पूर्वी एशिया तक। इसका मतलब है कि उत्तरी भारत में भी उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम पहुंचती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। चलिए अब यहां पर केयर कीजिए कि जब ये उत्तरी भारत में पहुंचती है तो फिर किससे टकराती है, हिमालय पर्वत से ही तो टकराती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यह उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत से टकराती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत है बच्चे, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि यह उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत से टकराती है। यह उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत से क्या करती है, टकराती है। स्पष्ट है। अच्छा, अब चलिए इसको भी नक्शे में हम देख लेते हैं। पहले इसे मैं मिटा देता हूं। यहां पर देखिए बच्चे, बहुत सहज है, बस आराम से इसको सीखिए और प्लीज नोट्स की रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके लिए इस चैनल पर पूरी मेहनत की जाएगी, लेकिन अगर आप नोट्स की मेहनत नहीं करेंगे बच्चे तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, मैं फिर आपको ये गुजरात का नक्शा बना दे रहा हूं, ऐसे है। और यहां देखिए ये क्या है, हिमालय पर्वत। तो जब ये जेट स्ट्रीम आती है तो ये किससे टकराती है, हिमालय से। हिमालय से टकराकर एक भाग किधर निकल जाता है, तिब्बत पठार पर, और एक भाग किधर आने लगता है, भारत के मैदान में। तो जो मैदान की ओर आता है बच्चे, वो नीचे बैठता है और नीचे बैठकर राजस्थान में क्या बना देता है, हाई प्रेशर बना देता है। और यहीं पर तो मरुस्थल है, हवा नीचे बैठती है और हवा नीचे बैठने के कारण बारिश हो नहीं पाती। तो याद रखिएगा कि इस हवा के नीचे बैठने के कारण भी यहाँ क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर वर्षा नहीं होने देता, तो राजस्थान का मरुस्थल और क्या हो जाता है बच्चे, तेज हो जाता है। तो याद रखेंगे, उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत से टकराती है, एक भाग तिब्बत पठार में निकल जाता है, एक भाग तिब्बत पठार की ओर जाता है, और दूसरा भाग उत्तर पश्चिमी भारत में अवतलित होकर, अवतलित मतलब नीचे बैठना, अवतलित होकर उच्च दाब बना देता है, अवतलित होकर उच्च दाब बना देता है। लिखिए, भारत के मौसम को इसने भी प्रभावित कर दिया, तो ये उच्च दाब क्या करता है, बना देता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे ये इसकी खूबी है। तो आपको ये याद रखना है कि जब ये उत्तरी भारत में आता है तो हिमालय पर्वत से टकराता है,
टकराने के बाद एक भाग तिब्बत पठार की ओर देख रहे हैं निकल जाता है, और दूसरा जो भाग है वो उत्तर पश्चिमी भारत में अवतलित नीचे बैठकर राजस्थान में उच्च दाब बना देता है। ये उच्च दाब कहाँ बन रहा है बच्चे? राजस्थान में बन रहा है, और जहां पर क्या है? मरुस्थल है। इस बात को भी याद रखिएगा कि राजस्थान में बन रहा है जहां पर क्या है? मरुस्थल है। और इसके हवा बैठने से बच्चे हवा जम के गर्म भी होती है। तो हम इंडियन ज्योग्राफी में इसके प्रभाव को और व्यापक रूप से पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं भारत की चीजों से इसे जोड़ रहा हूं, तो जब मैं इंडियन ज्योग्राफी में आऊंगा तो इसी चीज को आगे बढ़ाकर फिर इसके फैक्टर को भारत में ऋतु, जलवायु, मौसम में क्या प्रभाव है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां आपने पूरी बात समझ ली। चलिए, तो बच्चे यहां पर हमने क्या किया? उष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम को भी बखूबी सीखा। अब हम इसके तीसरे पर चलते हैं, जो कि क्या है? ध्रुवीय जेट पवन है। यहां आपको पूरी बात बखूबी समझ में आ चुकी है। थैंक यू क्लास।